Assalamu alaikum students, welcome back after a gap of winter vacations. और if you remember कि आप हमने जो lastly जो lecture discuss किया था that was about the column theory and introduction, and we left that lecture up to the only calculation of जो हमारा जो critical buckling load था, हमने वहीं तक जो है ना उसके calculation को रखा था. तो आज जो हम जो डिस्कशन करेंगे तो इसको फर्दर जो लास्ट लाइन में हमने एक चीज डिस्कस की थी, मैं थोड़ा उसको जो है ना वो गो थ्रू करता हूँ चीजों को फॉर योर रिवीजन. तो ये था कि हमने जो डिस्कशन की थी कि ये क्रिटिकल बकलिंग लोड होता है जो कि जो हमारा जो कंप्रेशन मेंबर है जब उसके ऊपर लोड लगता है तो वो अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, वो बकलिंग होता है. लाइक हमने ये दो जो है वो फिगर्स डिस्कस की थी कि ये एक सिलेंडर मेंबर है, ये एक स्टॉकियर मेंबर है. इफ यू सी ये आपका जो है ना वो सिलेंडर मेंबर है और ये जो आपका है वो आपका जो स्टॉकियर मेंबर है. तो ये जब अनस्टेबल होगा तो देखें यहाँ पे ये डैश लाइन है ये वाली, इसमें ये बकल हुआ है, तो ये इसको हम कहते हैं क्रिटिकल बकलिंग. और जो लोड जो है ये पी जो ये बकलिंग प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज व्हाट द क्रिटिकल बकलिंग लोड. लेकिन अगर हमारा मेंबर यहाँ इस तरह जो है ना सिलेंडर ना हो, स्टॉकियर हो लाइक दिस थिंग, अगर इसकी तरह जो है ना वो स्टॉकियर हो तो आपका जो बकलिंग आपकी जो मतलब जो अनस्टेबिलिटी होगी दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ यील्डिंग बिफोर बकलिंग, क्योंकि बकलिंग के लिए जो है ना ज्यादा लोड चाहिए क्योंकि ये कम सिलेंडर मेंबर है. तो वो यील्ड जो है ना वो कर सकता है बिफोर बकलिंग, यील्ड स्टेट हो सकती है. तो इट मींस कि यहाँ पे दो केसेस हैं अब हमारे पास. एक बकलिंग हमारी विद इन इलास्टिक लिमिट है और एक बकलिंग हमारी जो हमारी इन इलास्टिक लिमिट में, इन इलास्टिक बकलिंग है जो प्लास्टिक लिमिट में हो जाए. एक बकलिंग हो गई इलास्टिक बकलिंग, एक हो गई हमारी इन इलास्टिक बकलिंग. इट मींस के बकलिंग विद इन इलास्टिक लिमिट और इन इलास्टिक बकलिंग है वो बकलिंग इन प्लास्टिक लिमिट है. ठीक है, वी नो दैट व्हाट इज द इलास्टिक लिमिट एंड व्हाट इज द प्लास्टिक लिमिट. तो वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन. ये जो हमने सारी इक्वेशंस डिस्कस कर ली थी मोड्स ऑफ बकलिंग, और ये हमने एक प्रॉब्लम भी कर ली थी. ओके, अगर हम उस क्रिटिकल लोड को डिवाइड करें किससे, अगर हम उसके क्रिटिकल लोड को डिवाइड करें एरिया से, तो दैट विल बिकम द क्रिटिकल स्ट्रेस. ओके, ये एफसीआर क्या है आपकी ये क्या है आपकी क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस हो गई आपकी. ठीक है, वो बकलिंग क्रिटिकल बकलिंग लोड से ये क्या बन, अगर एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस एफसीआर. तो इसमें जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस बकलिंग कहां पर होगी, मतलब इसमें बकलिंग कहां पर होगी आपको पता है कि आपकी बकलिंग जो है वो उस एक्सिस पे होगी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा. मींस अगर आप ये देखें ये कॉलम है, ओके, इसके ये दो एक्सिस हैं, एक ये वाई एक्सिस है, एक ये एक्स एक्सिस है. ओके, वही एक्सिस बकल करेगा जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा. ओके, वही एक्सिस बकल करेगा जो एक्सिस जिस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा. इट मींस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कम है तो बकलिंग विल रिजल्ट इन आई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आएगी. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ज्यादा है या कम है, मतलब इन दोनों एक्सिस में जिसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा बकलिंग वहां पर नहीं होगी, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा बकलिंग वहां पर होगी. एज वी नो दैट कि हमारा जो रेडियस ऑफ जायरेशन आर है उसकी जो फॉर्मुलेशन है, मिनिमम आर लेते हैं ना, मिनिमम आर लेते हैं कि कम से कम वैल्यू आर की लेते हैं. वो किसे आती है, आई और ए से आती है. वी नो दैट कि आपकी जो आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, आर अंडर रूट आई ओवर ए. इट मींस के जिसकी आर मिनिमम हम लेते हैं, आर मिनिमम पे बकलिंग होगी. इन अदर वर्ड्स के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका कम होगा उसकी आर की वैल्यू कम होगी, जिस एक्सिस की आर की वैल्यू कम होगी, इन अदर वर्ड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी, उस एक्सिस पे क्या होगी, बकलिंग होगी. ओके, तो इन अदर वर्ड्स जो लार्जर जो ज्यादा सिलेंडर होगा, जो एक्सिस ज्यादा सिलेंडर होगा, इट मींस क्योंकि सिलेंडरनेस रेशो का फॉर्मूला क्या है आपका, एल अपॉन आर. ठीक है, जिस पे जाहिर सी बात है आप कम वैल्यू आर के रखेंगे सिलेंडरनेस रेशो की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ज्यादा आएगी. जिस एक्सिस का सिलेंडरनेस रेशो ज्यादा आएगा, दीज ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड. एल अपॉन आर किससे कनेक्टेड है, आर से. आर किससे कनेक्टेड है, आई से. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, आर की वैल्यू कम होगी.
आर की वैल्यू कम होगी तो सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ज्यादा होगी, जो ज्यादा एक्सिस, जो ज्यादा सिलेंडर होगा वो पहले बकल करेगा एज कंपेयर टू द अदर एक्सिस। ओके, ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो हमारे पास, आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एआईएससी मैनुअल में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चाहे रेडियस ऑफ जायरेशन हो, हमारे पास इन सब की वैल्यूज गिवन है। ओके, लेकिन अगर आपकी इनइलास्टिक बकलिंग होती है, ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है एफसीआर की, ये एफसीआर की जो इक्वेशन है वो आपकी है इलास्टिक बकलिंग के लिए। ओके, ठीक है, लेकिन आपकी ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रोकी या जो कम सिलेंडर मेंबर्स हैं जिनका सिलेंडर रेशियो कम है उनके लिए इक्वेशन रिलायबल नहीं है। ओके, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेस जो है वो अगर आपकी मतलब जो बकलिंग लिमिट के बाद इनइलास्टिक बकलिंग होती है उसके लिए कैसे आपने फाइंड आउट करनी है उसकी जो एफसीआर है। अगर यहाँ पे ये तो देखें ई है, विद इन इलास्टिक लिमिट बकलिंग हुई है, आपने इलास्टिक स्ट्रेस इसकी कैलकुलेट कर ली, क्रिटिकल स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट जो है ना आपने कैलकुलेट कर ली। लेकिन आपकी जो क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस है विद प्लास्टिक लिमिट वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, वो कैसे होगी, क्या होगी, वी विल डिस्कस। लेकिन अगर आपका जो एग्जांपल नंबर 1 है जहां पे हमने इसको सॉल्व किया था, एग्जांपल नंबर 1 अगर आप देखें तो इसकी ये AW12/50 आपका ये मेंबर है। ओके, अगर आप इसकी देखें कि इसकी क्रिटिकल स्ट्रेस, इसका जो है ना हमने क्रिटिकल लोड कैलकुलेट कर लिया था, वो कितना आ रहा था 278.9 किप्स। ओके, तो आपने उसको जब एरिया से डिवाइड किया तो उसकी स्ट्रेस कितनी आ रही है 19.1 KSI आ रही है। आपको पता है आपका A992 स्टील की जो FY है वो 50 KSI है, A36 की भी 30 KSI स्टील जो है ना उसकी FY है। इट मींस कि ये जो स्ट्रेस है ये बिलो इलास्टिक लिमिट है। जो भी हमारे पास मटेरियल है ना, चाहे वो A992 हो, उसकी जो FY है वो 50 KSI है, चाहे वो A36 स्टील हो, ओके, या एनीथिंग एल्स हो, लेकिन ये A36 स्टील की भी जो FY है वो 36 KSI है, लेकिन इसकी जो इस एग्जांपल की जो स्ट्रेस आ रही है वो 19.1 KSI है। इट मींस कि दिस इज व्हाट द बकलिंग इज हैपनिंग विद इन इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट से ना, क्योंकि ये सारी की सारी इलास्टिक स्ट्रेसेस है, FY है, FY से जब कम आई है स्ट्रेस, इट मींस कि ये जो हमारी बकलिंग हो रही है वो विद इन इलास्टिक लिमिट बकलिंग हो रही है। ओके, लेकिन ये केस हर दफा नहीं हो सकता। अगर आपका मेंबर स्ट्रोकियर है, कम मतलब उसकी जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो कम है, तो आपकी जो वैल्यू है वो ये नहीं आ सकती। आपका जो लोड है वो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेस की कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मुलेशन जो है वो करेक्ट नहीं होगी इन इलास्टिक बकलिंग के लिए। ये कर्व है, अगर आप देखें कि आप ये जो आपका ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही है लाइक जो स्टील का, तो यहाँ पे ये जब आगे जाएगा तो यहाँ पे ये कहता है कि आप जो है ना वो आपने क्या यूज करना है, ईटी यूज करना है। ठीक है, जब आपकी बकलिंग अगर आपकी इस जोन में आ रही है, ये वाला जो जोन है प्लास्टिक लिमिट, आपका जो प्लास्टिक जोन है, तो आपने जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो टेंजेंट मॉडुलस यूज करना है, ईटी यूज करना है। ओके, तो आपके पास इसकी जो फॉर्मुलेशन है, ये जो मसला था, ये मसला जी हल किया कि अगर आपकी इनइलास्टिक बकलिंग आ रही है, फेडरिच एनग्रेसर ने, जिसने कहा कि जी ईटी यूज करें। ठीक है, अब ईटी जो है ना वो अगर आप यूज करेंगे तो आपको पता है कि जब आप इनइलास्टिक लिमिट पे जाते हैं, प्लास्टिक लिमिट में जाते हैं, तो आपका जो मॉडुलस ऑफ ई है वो वेरी करता है। ठीक है, वो हमें पता है कि वेरी करता है क्योंकि वो कर्व आपका कंटिन्यूअसली, लाइक मैं अगर इसको ड्रॉ करूं, इसको मैं अगर ड्रॉ करूं तो इसका ये जो कर्व है पहले स्ट्रेट जाता है, देन जब ये यील्ड होता है तो ये फिर कॉन्स्टेंटली जो है ना वो चेंज होता रहता है। आपका जो FY है और प्लास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड लिमिट के दरमियान जो है ना ये वैल्यू जो होती है आपकी वो वेरी करती रहती है। ठीक है, वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो आपको इसकी वैल्यूज को जो है ना वो ट्रायल एंड एरर अप्रोच से कैलकुलेट करना होता है ईटी की वैल्यू को। लेकिन आपको पता है कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं और सारी जब प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम ये काम करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि ट्रायल एंड एरर करें। अभी हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि इस ईटी के मसले को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इक्वेशन में क्या आ गया, हमारा ईटी आ गया है कि इंस्टेड ऑफ ई हम क्या यूज करेंगे, ईटी यूज करेंगे।
इक्वेशन वही है, लेकिन उसमें जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बजाय टेंजेंट मॉडुलस आप यूज करेंगे। अच्छा जी, फिर क्या कि ये जो इक्वेशन थी आपकी, जो जो यूलर की जो इक्वेशन है, आप याद रखें, ये जो आप पीसीआर पाई स्क्वायर ई टी आई ओवर एल स्क्वायर हो, या पाई स्क्वायर ई अपॉन जो है ना वो एल ओवर आर स्क्वायर हो, तो ये सारी जो इक्वेशंस हैं ये किसके लिए हैं? बोथ एंड पिन कंडीशन के लिए हैं। ठीक है, जब दोनों एंड्स आपके क्या हो? पिन हो, दोनों हैंड्स आपके क्या हो? पिन हो। लेकिन ये जो इक्वेशन है यूलर की, वो किस पे है जी? कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट विथ नो इनिशियल crookness, load is axial with no eccentricity, column is pinned as at both ends. It means कि ये जो इक्वेशन आपने देखी, वो इक्वेशन किसके लिए है? आपकी पिन एंड कंडीशंस के लिए। बाकी एंड्स के लिए आपको अगर चाहिए तो आपको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसको कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा? उसके लिए एक हमारा फैक्टर है, वो है इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के। ठीक है, आपने क्या किया? ये जो इक्वेशन है बोथ एंड पिन के लिए, ये पहले भी ड्राइव हुई है, पाई स्क्वायर ई अपॉन 0.7 एल ओवर आर स्क्वायर। ये जो 7 है, 0.7 है, इसको हम कहते हैं जी, ये हमारा जो 0.7 है वो है के। ओके, वो अब ई टी हो या टेंजेंट मॉडुलस हो या ई हो, इफेक्टिव लेंथ जो है ना दोनों के लिए क्या होगी? सेम होगी। अब के एल क्या है? हमारी इफेक्टिव लेंथ है, और के क्या है? हमारा इफेक्टिव फैक्टर। अब ये आपका जो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर फिक्स पिन जो कंप्रेशन मेंबर है, इट मींस कि एक साइड से वो क्या है? एक साइड से वो क्या है? फिक्स है, एक साइड से वो क्या है? पिन है। तो उसकी जो थ्योरेटिकल के की जो वैल्यू है वो कितनी आई है? 0.7। जब आप उसकी वैल्यू रखेंगे 0.7, इट मींस के आपका ये जो इक्वेशन क्या बनेगी? पाई स्क्वायर ई टी अपॉन 0.7 एल ओवर आर होल स्क्वायर, जिस तरह यहाँ पे हमने ये वैल्यू रखी है। ये भी पिन एंड फिक्स एंड के लिए, तो ये डेरिवेशन के बाद आई, यहाँ पे हमने 0.7 रखी है। ये वैल्यू हमने जो 0.7 की है वो हमने कहां से ली? स्टेबल से ली। बाकी एंड कंडीशंस भी आप देख सकते हैं कि बोथ एंड फिक्स है, वन एंड फिक्स, अदर एंड फ्री है, बोथ एंड पिन है। ठीक है, और आपका जो वन वन आपकी जो ये पिन है, और ये यहाँ पे ट्रांसलेशन अलाउ हो रही है, ये दो जगह पे ट्रांसलेशन भी अलाउ हो रही है। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वी विल यूज। जब भी कोई कंडीशन आएगी हमारी, जो हमारा कंप्रेशन मेंबर होगा उसकी जो भी एंड कंडीशन होगी, वो वहां से आप जब देखेंगे तो उस एंड कंडीशन के लिए जो के की वैल्यू होगी, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर की जो वैल्यू होगी, वो आप इस टेबल से सिलेक्ट करेंगे। अब आपकी जो इक्वेशन की जो सारी जो हमने डिस्कशन की है, फॉर्मुलेशन एक्चुअली क्या होगी? आपको क्या चाहिए? नॉमिनल स्ट्रेंथ चाहिए। हमें हमेशा क्या चाहिए होता है भाई? हमें हमेशा क्या चाहिए होता है? हमारे मेंबर की नॉमिनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। वो कैसे कैलकुलेट होगी? क्रिटिकल स्ट्रेस को हम उसके ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा जो सेक्शन है उसकी नॉमिनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब ये एफसीआर कैसे कैलकुलेट होगी? दिस इज द क्वेश्चन। सारा का सारा जो हमारा मामला है वो किसका है? एफसीआर का है। ग्रॉस एरिया तो हमें मैनुअल से मिल जाएगा। एलआरएफडी के लिए क्या होगा जी? आपके पास जब नॉमिनल स्ट्रेंथ आ गई तो आप उसको क्या करेंगे? जो आपका जो रेजिस्टेंस फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाएगी। एएसडी में आप क्या करेंगे? नॉमिनल स्ट्रेंथ को आप क्या करेंगे? सेफ्टी ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जो 1.67 है उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो अगर आप स्ट्रेस अलाउबल स्ट्रेस फॉर्मुलेशन यूज करना चाह रहे हैं तो एफसीआर को 0.6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। अलाउबल कंप्रेसिव जो है ना वो लोड के बजाय आपके पास स्ट्रेस की स्ट्रेंथ की फॉर्मुलेशन आ जाएगी। दिस इज द थिंग दैट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। ठीक है, अब एफसीआर को कैसे डिफाइन किया जाए? ठीक है ना, अब एफसीआर को डिफाइन करने का जो तरीकेकार है वो क्या है? हमें पहले जो हमारा जो ईलर लोड है वो हम डिफाइन करेंगे, पाई स्क्वायर ई अपॉन के एल, जो भी के की वैल्यू होगी आप पुटअप करेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो एफ ई है एलर स्ट्रेस आप कैलकुलेट करेंगे, क्रिटिकल लोड अकॉर्डिंग टू एलर इक्वेशन, पीई ओवर ए, आप उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे एरिया से, तो आपकी ये पी पाई स्क्वायर ई अपॉन के एल अपॉन आर होल स्क्वायर हो जाएगी। इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, पीई को, ये स्ट्रेस आप एलर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखें, अब मसला ये है कि ये जो हो गई ये आपकी क्या इलास्टिक की लिमिट, इलास्टिक बकलिंग के लिए है या इन इलास्टिक बकलिंग के लिए है? इलास्टिक बकलिंग के लिए फॉर्मुलेशन जो है वो याद रखिएगा आपकी क्या है? एफ सी आर 0.877 FE। ओके,
अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मेंबर है उसमें इलास्टिक बकलिंग हो रही है या इन इलास्टिक बकलिंग हो रही है? मतलब इधर मुझे अब यहाँ पे इलास्टिक बकलिंग हो रही है तो मैंने ई यूज कर लिया, जब इन इलास्टिक बकलिंग होगी तो ई के बजाय हम क्या यूज करेंगे, ईटी यूज करेंगे, टेंजेंट मॉडुलस यूज करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि ईटी यूज करना है या ई यूज करना है? उसके लिए एआईएससी स्पेसिफिकेशन ने इस मसले को हल किया। इस मसले को कैसे हल किया कि ईटी की तो आपकी ट्रायल एंड एरर अप्रोच से जो है ना वो वैल्यूज आएंगी। आपने क्या किया, KL upon R is less than or equal to 4.7 अंडर रूट E over FY। अगर ये सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू इससे कम है तो ये इन इलास्टिक बकलिंग है। ये जो वैल्यू है FCR की ये इन इलास्टिक बकलिंग के लिए है। ओके, अगर आपकी इससे ग्रेटर है तो इट मींस कि आपकी इलास्टिक बकलिंग हो रही है और FCR के लिए आप ये वाली फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं। इट मींस के आपके ये दो फार्मूले हैं, इससे आपको मालूम होगा अगर ये ग्रेट लेस है इससे तो इट मींस कि ये क्या हो रही है, इन इलास्टिक बकलिंग हो रही है। ओके, अगर इन इलास्टिक बकलिंग हो रही है और अगर आपका जो है ना ये ग्रेटर है KL अपॉन R 4.71 से तो ये आपकी क्या होगी, आपकी ये क्या होगी, इलास्टिक बकलिंग होगी। ओके, अब हमें पता चल गया, अब हमारा ईटी वाला जो मसला था वो भी हल हो गया। उसके लिए भी हमें जो है ना FCR की ये फार्मूला मिल गया हमारे पास। अगर इलास्टिक बकलिंग है तो आप FI और FU वाला ये जो फार्मूलेशन है वो यूज करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस। क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस हमने कैलकुलेट करनी है, आइदर इट इज इन इलास्टिक और इलास्टिक, वो इन इलास्टिक हो या इलास्टिक बकलिंग हो रही हो, हमने ये क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस हमने कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अब हमारा जो मामला है वो हमारा मामला बिल्कुल आसान हो गया है। ओके, लेकिन एक और चीज याद रखिएगा कि IISC सिलेंडर रेशियो की जो अपर लिमिट देता है वो 200 देता है कंप्रेशन मेंबर के लिए। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा होंगे तो उनकी स्ट्रेंथ कम होगी और ज्यादा लंबा मेंबर अगर आप कर लेंगे इसकी लेंथ ज्यादा ही होगी या हाइट ज्यादा होगी तो वो इकोनॉमिकल भी नहीं रहेगा और स्ट्रेंथ भी वो नहीं देगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि 200 की जो है ना KL अपॉन R की वैल्यू लिमिट कर दी है हमारे लिए। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। अभी हम इंशाल्लाह इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, a W14 by 74 of A992 steel has a length of 20 feet and pin ends. Compute the design compressive strength for LRFD and allowable compressive strength for ASD। आप क्या करेंगे जी, पहले आपका जो पिन एंड है उसके लिए आपको पता है कि K की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, आपने KL अपॉन R कैलकुलेट करे। अब यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो आपने मिनिमम लेनी है, मतलब जो भी एक्सिस की मिनिमम वैल्यू है आप जाएंगे मैनुअल में। ठीक है, मैनुअल की ये देखें यहाँ पे ये पड़ी हुई है, ये देखें यहाँ पे x की जो r की वैल्यू है 6.04 है, y की जो r की वैल्यू है वो 2.48 है। ठीक है, इट मींस के जो मिनिमम r की वैल्यू होगी, इट मींस कि r की वैल्यू मिनिमम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 134 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है 795। दीज ऑल आर कनेक्टेड। r की वैल्यू कम होगी तो इट मींस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम है। अल्टीमेटली एरिया की वैल्यू भी वहां पे वो तो इसकी तो सेम है, लेकिन ये सारी की सारी कनेक्टेड हैं जैसे हमने पहले डिस्कशन किया। अच्छा, अब आप देखें कि जो KL अपॉन RY है वो 96.77, इट इज लेस देन 200। पहले तो आपने ये चेक किया कि जी आपका जो सिलेंडरनेस रेशियो है 200 से कम है, दैट इज ओके। आपने जो ये हमारी फॉर्मुलेशन है उसके लिए जो कैलकुलेशन की KL अपॉन R तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 113, ये लेस देन 113 है। ओके, अब ये लेस देन 113 है, इट मींस कि यहाँ पे इन इलास्टिक बकलिंग हो रही है, इलास्टिक बकलिंग नहीं हो रही। ओके, तो ये इन इलास्टिक बकलिंग हो रही है। तो आपने क्या किया, पहले इसकी यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट की, पाई स्क्वायर ई अपॉन KL अपॉन R स्क्वायर होल स्क्वायर, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी है 30.56। FY की वैल्यू की हमें पता है 50 है। ओके, देन दिस कम्स आउट टू बी 25.21। इसकी जो FCR है ये हमारे पास, इसकी जो FCR आ गई। अब नॉमिनल स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, FCR इनटू ग्रॉस एरिया, तो हमारे पास कितनी आ गई 549.6 किप्स हमारी क्या आ गई, नॉमिनल स्ट्रेंथ आ गई। LRFD सॉल्यूशन में आपने इसी नॉमिनल स्ट्रेंथ को जो रेजिस्टेंस फैक्टर है 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया
एंड एएसडी सॉल्यूशन के लिए आपने नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए 0.6 ऑफ एफसीआर करके अलाउबल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया। अलाउबल स्ट्रेस को देन आपने क्या किया, ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करके अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली। दिस कम्स आउट टू बी 330 किप्स और ये आपकी कितनी है 495 किप्स। ओके, तो ये जो हमारा मेंबर था वो इस मेंबर में हमारे मेंबर में इनइलास्टिक बकलिंग हो रही थी। ओके, तो हमने इसकी वैल्यू किया। अभी हम एक एग्जांपल अभी आएगा इंशाल्लाह, आप उसमें देखेंगे। अब ये एग्जांपल है, अब ये एग्जांपल अगर आप देखें वही मेंबर है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। देखिए वही मेंबर है, उसकी लेंथ हमने पहले कितनी ली है 10 फीट ली है और फिर कितनी ली है 30 फीट ली है। पहले ये मेंबर स्टॉकियर था, फिर सिलेंडर कर दिया है हमने। अब देखते हैं कि क्या फर्क आता है। ओके, इस 10 फीट के लिए पहले कैलकुलेशन करेंगे। आपने उसका सिलेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट किया 45.28 है। एफई आपने कैलकुलेट की। दीज आर नॉट द थिंग्स टू बी डिस्कस, दीज आर द कैलकुलेशंस एंड यू नो दैट। ओके, तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है 113.4, ये देखें यहाँ पे आपका ये अगेन लेस देन दिस है, तो इट मींस कि ये इनइलास्टिक बकलिंग हो रही है। आपकी जो क्रिटिकल स्ट्रेस की कैलकुलेशन, उसके लिए ये इक्वेशन जो है वो आपने यूज की, देन यू कैलकुलेटेड द नॉमिनल स्ट्रेंथ। आपकी कितनी आई 1265 किप्स और 1270 किप्स आपकी क्या आई, नॉमिनल स्ट्रेंथ आई। ठीक है, ओके, हमने कैलकुलेट भी नॉमिनल स्ट्रेंथ ही करनी है, क्वेश्चन में भी यही गिवन है। अब आप देखें आपका ये 10 फीट के लिए कितनी स्ट्रेंथ आई 1270 किप्स आई। ओके, जब आपकी ये 30 के लिए आपकी आई 30 फीट है जब आपकी लेंथ, इट मींस कि ये मेंबर आपका सिलेंडर हो गया। तो यहाँ पे जब आपने ये एफ ई के एल अपॉन आर की वैल्यू कैलकुलेट की तो 135.8, और ये जो आपकी वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 113.4। इट मींस कि ये आपकी इन इलास्टिक से इलास्टिक बकलिंग होना शुरू, क्योंकि मेंबर ज्यादा सिलेंडर हो गया, वो विद इन इलास्टिक लिमिट बकल हो गया, उसकी इन इलास्टिक बकलिंग हो गई। तो उसका जो इन इलास्टिक बकलिंग में जाहिर सी बात है पहले बकल हुआ है तो उसका लोड जो स्ट्रेंथ है वो भी कम आएगी इसकी। तो हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ कितनी आई है 400 किप्स। पहले कितनी आई थी स्ट्रेंथ 1270 किप्स, मतलब 100% से भी ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी जो है ना वो आपकी इफेक्ट हुई है सिर्फ इफेक्टिव लेंथ चेंज करने से। पहले आपकी कितनी थी इफेक्टिव लेंथ 10 फीट थी। ओके, और आपकी जब 30 फीट आई 10 फीट पे इन इलास्टिक बकलिंग हो रही है, 30 फीट पे आपकी इलास्टिक बकलिंग हो रही है। ओके, ये एक और एग्जांपल है। कंप्यूट द नॉमिनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज शोन इन पाइप। ये 10 स्टैंडर्ड है, ए स्ट्रीम A53 ग्रेड बी स्टील है। इसकी एफ वाई जो है वो 35 के एस आई है। बोथ एंड पिंड है, 25 फीट उसकी लेंथ है। तो वी नो दैट आप जाएंगे मैनुअल में, आपने पाइप 10 स्टैंडर्ड की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, इसका आर है वो 3.68 आपके पास आ जाए, क्योंकि ये पाइप है, इसका आर किसी एक्सेस में नहीं होगा, दैट विल बी द सेम, क्योंकि आपको पता है कि वो डाया है और थ्रू आउट एक्सेस भी सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा, तो इसका आर जो है वो एक ही है 3.68 है। ओके, आपने इसका सिलेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट किया, आपने इसकी वैल्यू स्ट्रेस कैलकुलेट की, दिस कम्स आउट टू बी लेस। यहाँ पे भी इन इलास्टिक बकलिंग हो रही है, इलास्टिक बकलिंग नहीं हो रही। तो आपकी जो नॉमिनल स्ट्रेंथ है वो कितनी आई है 276.5 किप्स आपकी नॉमिनल स्ट्रेंथ आ गई। अगेन ये क्वेश्चन है कि कंप्यूट द नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर द मेंबर शोन इन। ये सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं दैट आई हैव सॉल्व फॉर यू। ठीक है, आपका एक जो है वो जो हॉलो जो है ना वो शेप है, ठीक है, वो 10/57 है। ओके, इसका जो ग्रेड है A572 ग्रेड 50 स्टील है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे जी, आप इसके लिए जो एचपी में जाएंगे टेबल में, जो आपकी जो एचपी शेप्स हैं उसमें आप देखेंगे जी आपका जो इसका जो एरिया यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, और आपके पास इसकी जो आर की वैल्यू आएगी वो 2.45 है, क्योंकि यहाँ पे 4.18 है, तो आर वाई जो है वो 2.45 है। तो आप क्या करेंगे 2.45 की यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, के एल अपॉन आर कैलकुलेट करेंगे, एलियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, देन आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी इलास्टिक बकलिंग हो रही है, इट इज ग्रेटर देन 113.4, क्योंकि केएल अपॉन आर की जब वैल्यू ग्रेटर होगी इट मींस कि यहाँ पे इलास्टिक बकलिंग हो रही है। तो इसकी जो क्रिटिकल स्ट्रेस की जो फॉर्मुलेशन है इलास्टिक बकलिंग के लिए वो 0.877 FE है, और आपकी जो वैल्यू आई है नॉमिनल स्ट्रेंथ की वो कितनी आई है 177.1 किप्स। इट मींस के ऑलमोस्ट 177 किप्स है। सो आज हमने जो ये एनालिसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेंबर जो है ना वो एनालिसिस की है। जो अपकमिंग हमारा जो लेक्चर है, जो हमारा जो एक्स्ट्रा क्लास है वो इंशाल्लाह ताला हम दिस संडे को जो है ना वो हम कंडक्ट करेंगे। सो दैट इज अबाउट द
आपकी जो होगी वो डिजाइनिंग के लिए होगी, डिजाइनिंग ऑफ कंप्रेशन मेंबर थ्रू टेबल्स, डिजाइनिंग थ्रू ट्रायल एंड एरर अप्रोच। सो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज डू आस्क मी, आई एम हियर। ठीक है, कोई भी इसमें क्वेश्चन हो तो लेट मी नो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।